जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग भारत के भूगोल का संपूर्ण टेस्ट करेंगे और हम इसमें विस्तृत एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। आप जब भी कोई टेस्ट लगाया करिए, किसी भी संस्थान का टेस्ट, तो अपने पास एक कॉपी और पेन रखे रहा करिए। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं, टेस्ट कराना बहुत बड़ी बात नहीं होती, जो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होता है। तो उसे आप ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा, जिससे वो गलती दोबारा ना हो। ठीक है। और आप लोग सभी को ये जानने में खुशी होगी कि आप सबका जो जय स्टडी परिवार है यूट्यूब पर अब वह 50,000 का हो चुका है। आप सब का प्यार उत्कर्ष द्विवेदी सर के मार्गदर्शन में आप लोग निरंतर अपनी पढ़ाई को रखें, यही कामना है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, ये सेशंस आपको अच्छे लगते हैं, तो इतना ज़रूर कहेंगे कि जो भी आपके इष्ट मित्र यार दोस्त तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें ज़रूर शेयर किया करिए, जैसे उनको भी इसका लाभ हो। और एक जानकारी और दे दें कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि सर नया बैच तो नया बैच चल रहे हैं सब। आप अगर किसी भी कोर्स में हमारे आर ओ UP PCS किसी भी बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर कई बार बताया गया है, बता देते हैं तेज़ी से। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7905901018 और दूसरा 9453775039 इन नंबरों पर व्हाट्सअप करके हमारे कोर्स के बारे में विस्तृत डिटेल लेकर आप लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप अभी तक नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, अब आपका नोटिफिकेशन भी आ गया है। अगर अब भी आप नहीं जग रहे हैं तो ये आपकी गलती है। जितने हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, आशा यही करता हूँ कि उन लोगों का सभी सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा, अच्छी तरीके से वह रिवीजन कर रहे होंगे। जो अभी जुड़े हैं वो भी कर लेंगे एक महीने में, जो क्रैश कोर्स में सब कुछ दिया गया है। बस उसी को हमारे पेड ग्रुप के जितने बच्चे हैं उसी को एकदम बार बार रिवीजन करिए और खूब टेस्ट सीरीज़ लगाइए। हम भी करा रहे हैं, ग्रुप में भी आपके हैं और अब तो लाइव हमारे ऐप पे भी हो रहा है। तो जहाँ से जो भी पाएँ, जिस भी जगह से आप लोग टेस्ट कर पाएँ अधिक से अधिक, और अभी जो समय बचा है हम तो यही कहेंगे कि आप अधिक से अधिक अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। टेस्ट आप एक महीने पहले भी कर सकते हैं। ये इसलिए टेस्ट कराया जा रहा है कि आप कितनी पानी में हैं, हमारे जो पेड ग्रुप के हैं वो किस स्थिति से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि भारत भौगोलिक क्षेत्रफल में विश्व में किस स्थान पर है। पांचवा सबसे बड़ा देश है। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहिए, हम कमेंट बॉक्स नहीं देखते। ईमानदारी पूर्वक आपने कितने सही प्रश्न किए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। सातवां सबसे बड़ा देश है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके पास सामने है, ऑप्शन सी, सातवां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। तथा सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। रूस के बाद क्रमशः कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। ये इतनी बात हुई। अब विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद भारत जो है, भारत की जो भूमि है वह विश्व के परिप्रेक्ष्य में कितनी है, लिख लीजिएगा 2.4। अगर नहीं फैक्ट याद हो 2.4% है। और भारत की जो जनसंख्या है आपकी वह कितनी है? 17.5%। ठीक है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यह बहुत फेवरेट प्रश्न है आयोग का, बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी 8, ऑप्शन बी 8 है, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पश्चिम से आप होते हुए चले आइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये सब क्या है? कर्क रेखा से गुजरती हैं लाइनें। आपको ये भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्न है, आप सभी ध्यान से करिएगा। अगर भारत के ग्लोब में इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। और देशांतरी विस्तार की बात करें, नोट कर लीजिएगा ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत के अगर किलोमीटर के में प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 यानी 3214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपने कर्क रेखा देखी। और एक प्रश्न बहुत पूछा है कि भारत का मानक समय से कितने राज्य गुजरते हैं? तो मानक समय हमारे यहीं प्रयागराज के निकट नैनीट से गुजरने वाली
82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं? भारत का मानक समय बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है, तो जो फैक्ट हम बता रहे हैं उसे नहीं है तो नोट कर लीजिएगा। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यही बात कही गई है इसमें, जो ऊपर देखा आपने, भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बात यही इन्होंने की है। ट्रिक पे लोग याद करते हैं मित्र पर गमछा झार, तो ट्रिक मत याद करिए, हम ट्रिक से थोड़ा कम, आप मैप अच्छे तरीके से अगर देखेंगे तो भूलेंगे नहीं वहाँ। अगला है कि भारत का मानक समय देशांतर रेखा, इस पर चर्चा हमने ऊपर कर ली कि कहाँ से? इलाहाबाद अपने प्रयागराज के निकट से गुजरती है। 5 राज्यों की भी बात कर ली हमने। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर आप देखेंगे कि भारत के पश्चिमी और भारत के पूर्वी जो बिंदु है, जैसे भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, जिसे हम क्या बोलते हैं? कहाँ है? गुजरात में। और पूर्वोत्तर बिंदु कहाँ है? किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। उत्तरी बिंदु सबसे क्या है? इंदिरा कॉल, लद्दाख में। लेकिन अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा की बात करें तो वह कन्याकुमारी है, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पश्चिम और सबसे उत्तर के बीच कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का। आगे बढ़ते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, ये देखिए चारों बिंदुओं की बात मैंने ऊपर की, आ भी गई। तो यह कहाँ है? आपका ऑप्शन जो इसमें सही होगा आप लोग करिए, ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट है। कहाँ? बड़ा निकोबार। इस पर चर्चा हो चुकी है, वही एक्सप्लेनेशन इसमें किया है, तो इस पर हमने ऊपर चर्चा की, आप लोग देखकर सही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो आप जानते हैं कि भारत से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगाती हैं, कितने? कुल 7 सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती हैं सीमावर्ती देश है। तो इन सब से कभी न कभी कौन कौन है इसमें ज़रूर पूछा जाता है। जैसे ये प्रश्न है पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला, तो आपके पास ऑप्शन है, दिख भी रहा होगा, आपने आंसर भी अपना करना स्टार्ट कर दिया होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। थोड़ा भी मैप अगर याद होगा तो हिमाचल प्रदेश आप यहीं से कट कर देंगे, पहला ऑप्शन। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान, हरियाणा बीच में है, यहाँ भी आप इसको कट कर सकते हैं। फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात, तो इस पर भी आप देख कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ठीक है, तो तेज़ी से हम सारे जो 7 हैं सबके बारे में चर्चा कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान के पास क्या है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये सीमा साझा करती है। सबसे बड़ी सीमा पाकिस्तान से कौन करती है? राजस्थान। हमने एक क्लास ली थी उसमें बताया भी था। फिर आती है बात, आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफ़गानिस्तान है जो लद्दाख से सीमा बनाता है। उसके बाद आप उत्तरी पूर्व में जाएंगे तो चाइना सबसे पहले ऊपर मिलेगा। तो चाइना से कौन कौन? लद्दाख। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर उसकी बात अगर आगे बढ़ेंगे तो नेपाल मिलेगा, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उसके बाद आप भूटान की बात करेंगे तो असम, भूटान से सबसे लंबी सीमा असम ही साझा करता है। फिर सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो म्यांमार मिलेगा, उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर। फिर बांग्लादेश की बात करेंगे जो कि भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है, वो है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपके 7 जो सीमावर्ती देश हैं उसके बारे में कौन कौन से राज्य हमने तेज़ी से बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखे होंगे कि प्रश्न एक था लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको 5 चीज़ें निकल कर आ गई, इसलिए ये जो डिस्कस होता है यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, ये आप जानते हैं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय 1947 में, ये डेट भी याद रखिएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी है, सब जानते हैं, ऑप्शन डी। इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है डूरंड रेखा, आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। ठीक है, अगला है मैकमोहन रेखा, क्या है? 1914 में क्या है? 1914 में जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी। ठीक है, शिमला अभिसमय के समय, तो मैकमोहन की बात यहाँ पर हो गई। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी रेखा? शून्य रेखा, हमने चर्चा भी की थी, वो कहाँ है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, ये वही बात की गई है यहाँ, तो हमने ऊपर चर्चा कर दी। तो इस पर ये जरूर है कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका को अलग करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन
वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ या भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का विस्तृत भंडार है। तो इस प्रश्न को आपने देख लिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है आपका ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय एक नवीन पर्वत है, आप जान ही रहे हैं, अभी भी ये बढ़ ही रहा है। तो दक्षिण भारत का निर्माण आज से 3 अरब वर्ष पहले ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। हिमालय जो है नवीनतम है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गांडविन, केटू या मकालू? ठीक है, तो कौन है? आप इसमें सही करेंगे ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। हिमालय एक वलित पर्वत है। यह टेथिस सागर के ऊपर उठने से निर्मित हुआ है। इस पर चर्चा हम किए हुए हैं इसके पहले भी, अभी भी करते हैं कि हिमालय क्या है। हिमालय कई बीच में एक टेथिस सागर था शुरुआत में, और टेथिस सागर से ही 2 भूमियाँ निकल कर आई, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। एक भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। उसमें कौन कौन सा हिस्सा होता है? एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका। और दक्षिणी भाग क्या होता है? गोंडवाना लैंड, जिसमें भारत भी आता है, अफ्रीका होता है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीपी, ये सब क्या है? गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ठीक है, अब भारत के अगर हिमालय के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तेज़ी से चर्चा हम यही कर लेते हैं, तो यह 3-4 भागों में बटा हुआ है। जैसे सबसे पहले क्या है? ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय से भी पूर्व है। ठीक है, इसका उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी। उसके बाद बात करें तो अगर मतलब ये हिमालयन श्रेणी का भाग नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही है, तो ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले का है। फिर अगर हिमालय पर्वतीय की बात करें तो वृहद हिमालय, लघु हिमालय और वाय हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, उसमें बटा हुआ है। जो ट्रांस हिमालय है, यह महत्वपूर्ण है कि यह ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किससे अलग होता है? सचर जोन, ये नोट कर लीजिएगा। और ट्रांस हिमालय में कई बार श्रेणी क्रम में पूछता है, तो कौन कौन सा है? काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियाँ कहाँ हैं? ट्रांस हिमालय में। काराकोरम श्रेणी की बात करें तो यहाँ सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? लिख लीजिएगा, K2 गांडविन आइंस्टीन, यहीं पर है। और नुब्रा घाटी, सियाचिन ग्लेशियर, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? काराकोरम श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी से जो प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि सबसे खड़ी चोटी जो है राकापोसी, वो कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में ही है। यह काराकोरम श्रेणी से दक्षिण में है। फिर जास्कर श्रेणी की बात करें, वह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है। यहाँ से जो सबसे ऊंची चोटी है, कई बार पूछा जाता है, वह क्या है आपका? नंगा पर्वत। उसके बाद आएंगे तो आप वृहद हिमालय है, हम चर्चा हो रही है तो तेज़ी से कर ही लेते हैं। तो वृहद हिमालय जो है वह लघु हिमालय से, लिख लीजिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हुआ है। ठीक है, जितनी ऊंची चोटी है, जैसे माउंट एवरेस्ट की भी हम बात करें तो वो कहाँ है? जो ये प्रश्न में है वह कहाँ है? हमारा वृहद हिमालय में ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। जितनी ऊंची चोटियाँ हैं, लगभग कुछ महत्वपूर्ण दर्रे इसमें हैं, जैसे बुर्जिल दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा लद्दाख में ही स्थित है, बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सीपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला एवं जेलेपिला जो सिक्किम है, वो सब कहाँ है? वृहद हिमालय में है। ठीक है, तो नोट आप इसे जरूर करेंगे। जितनी नदियाँ हैं महत्वपूर्ण, वह सब भी कहाँ से निकलती हैं? इसी वृहद हिमालय से। इतनी फैक्ट आपको बता दिए, आगे बढ़ते हैं। बोर मत होइएगा, लिखिएगा जरूर जो चीज़ें आपको न याद हो। भारत की सर्वोत्तम पर्वत चोटी कौन सी है? ऊपर चर्चा हो चुकी है, गलत नहीं होना चाहिए। K2 गांडविन आइंस्टीन कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में, ट्रांस हिमालय का यह भाग है। और ये ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय को सचर जोन से अलग करता है। अब देखिए आगे आपका कौन सुमेलित नहीं है? दर्रे आ गए, सीपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। तो आप सभी से ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हम अभी तेज़ी से चर्चा करते वक्त वहाँ चर्चा भी हो गई, तो जो जितने भी दर्रे हैं उस पर चर्चा हुई। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? ऑप्शन बी इसका गलत होगा। लिपुलेख दर्रा अगर हम बात करें तो यह है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 2-3 दर्रे हैं, आप जरूर लिखिएगा। लिपुलेख हो गया, नीति दर्रा हो गया, माना दर्रा हो गया, ये कहाँ है? उत्तराखंड में, लिख लीजिए। सारे दर्रों की मैं तेज़ी से चर्चा कर दे रहा हूँ। बुर्जिल दर्रा है, यह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। जोजिला दर्रा है, श्रीनगर को लेह और लद्दाख से जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा, सीपकिला बड़ा लाचा दर्रा क्या है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगर बात करें, और नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, क्या करता है नाथुला दर्रा? क्या है कि चुंबी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है।
बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर को जोड़ता है। ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ, हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रेणी में है। फिर दीफू दर्रा लिख लीजिएगा। सीप किला दर्रा जो यहाँ चर्चा हुई हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है। जोजिला और जलेपलेजा में आप कंफ्यूज मत होइएगा, जोजिला कहाँ है, यह आपका श्रीनगर को ले से जोड़ रहा है, और जलेपजा दर्रा जो है वह आपका कहाँ है, सिक्किम में। तो इस पर कन्फ्यूजन न करिएगा। अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे यांगपा दर्रा, दीफू दर्रा और पांगसाण दर्रा, तो ये आप याद रखिएगा। ट्रिक भी कई बनती है, जैसे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहित का बड़ा किला यानी रोहतांग, बड़ा लाचा, सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अरुण ने बो दिया, अरुणाचल प्रदेश से बो दिया बोमिडिरा, दिहांग, यांगपांग, ये सब दर्रे। तो आपने देखा होगा हमने सारे दर्रों की यहाँ चर्चा कर दी। अब कोई भी दर्रे से प्रश्न बने आगे तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, अभी ऊपर चर्चा हमने कर दी कि टेथिस सागर से उत्तर दक्षिणी भाग में बनते हैं, या गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ऑप्शन डी, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, महत्वपूर्ण फैक्ट है यह। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। तो यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कितनी बार ऊपर चर्चा कर ली। अब देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन तेज़ी से किया, अब यहाँ चीज़ें जो आएंगी वो आप तेज़ी से करेंगे। तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल श्रेणी थी किसमें? वृहद हिमालय में, चर्चा हुई थी। ठीक है। और वृहद हिमालय के बाद क्या था? लघु हिमालय। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? आपने पढ़ा था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फंड। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगर ये बात करें कहाँ पाई जाती है तो वही लघु हिमालय में, सॉरी शायद हमने बृहद हिमालय के बारे में बोल दिया था। ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? लघु हिमालय में पाई जाती हैं। लघु हिमालय में ही आप देखेंगे तो पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जो हमने ऊपर चर्चा की वह भी कहाँ है? आपका लघु हिमालय में ही है। ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। जो कोड़धारी वन के होते हैं, तो इनको कई क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। उत्तराखंड में बढ़ेंगे आप तो इन्हें बुग्याल और प्यार लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बुग्याल और प्यार बोलते हैं इन्हीं छोटे छोटे घासों को। तथा मध्यवर्ती भागों में इसे दुआर और दून कहते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया आपका, देहरादून, तो इन्हीं सब की वजह से यह नाम पड़ा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। आपने देखा कि हिमालय कैसी श्रृंखला है? वलित और नवीन। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। तो सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली। कई श्रेणियां भारत के पर्वत श्रेणियां हैं, हम सभी श्रेणियों में तेज़ी से बात कर लेते हैं। कि जो अरावली श्रेणी की बात हो रही है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। यह एक अवशिष्ट पर्वत भी इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन है? तो यह गुरुमुख शिखर है। ठीक है। इसमें माउंट आबू स्थित गुरुमुख शिखर है। यह श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात के पालमपुर से अजमेर होते हुए या दिल्ली तक फैली हुई। ठीक है। अगला है विंध्य दिया हुआ है। विंध्य श्रेणी की बात करें तो विंध्य श्रेणी आप देखेंगे कि ये लगभग दक्षिण को उत्तर से अलग करने वाली श्रेणी होती है। ठीक है। अब इसमें भी ये कई खंड में बटा हुआ है। यह गुजरात से लेकर बिहार तक फैला हुआ है। इसमें कई श्रेणियां हैं पर्वत की, जैसे विंध्य पर्वत श्रेणी है, भांडेर, कैमूर। ठीक है। फिर आती है सतपुड़ा, आपका दिया हुआ है। सतपुड़ा क्या है? यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? जो दो नदियों के भ्रंश में पर्वत होता है। ठीक है। दो नदियों के बीच में। तो सतपुड़ा क्या है? दो नदियों के बीच में बना हुआ पर्वत श्रेणी है। वह नदी कौन कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। ये दोनों नदियाँ क्या हैं? पश्चिम वाहिनी नदी हैं। ठीक है। यही यहाँ नदी भी जान लीजिए आप। नर्मदा आप देखेंगे तो अमरकंटक से निकलेगी, चर्चा होगी अभी। अब सतपुड़ा से चीज़ें क्या पूछी जाती हैं? सतपुड़ा श्रेणी भी दो तीन भागों में बटा हुआ है। जैसे गुजरात में इसे सतपुड़ा श्रेणी को ही लिख लीजिए, राजपीपला नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में यह महादेव के नाम से जाना जाता है। छत्तीस में इसे मैकाल श्रेणी कहते हैं। तो यह आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है धूपगढ़। ठीक है।
महादेव श्रेणी में यह है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इतने फैक्ट आपको बता दिए। प्रश्न देखने में सिंपल लग रहा है आपको, लेकिन इतने एक्सप्लेनेशन बता दे रहे हैं कि अगर आप इसे अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसे नोट ज़रूर करेंगे। बाकी अगर नहीं करते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो 10 डिग्री किसको अलग करता है? यह प्रश्न सबके सही होने चाहिए आपके। तो यह अलग करता है 10 डिग्री किसको? अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो जो डिग्री है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं सम्मिलित भी, तो सारी डिग्री की हम बात कर लेते हैं डिग्री चैनलों को जो विभाजित करते हैं। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो यह मिनिकाय को मालदीव के मध्य स्थित है। 9 डिग्री की बात करें तो यह लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री आपने देख ली। ठीक है, ग्रेट चैनल एक होता है, ग्रेट चैनल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुमात्रा या इंडोनेशिया जो है वह निकोबार के मध्य अलग करता है। पाक स्टेट आपने देखा भारत और श्रीलंका के मध्य में है। कोको स्ट्रेट को अगर हम बात करें तो यह कोको द्वीप जो म्यांमार है और उत्तरी अंडमान के मध्य है। दक्कन पास की बात करें तो लघु अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान के मध्य है। तो अगर आपको नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं याद है तो। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या चीन सागर में। बैरन द्वीप की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बैरन द्वीप कहाँ है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आपका ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। यह क्या है कि यह एकमात्र जो है ज्वालामुखी द्वीप है। क्या ज्वालामुखी द्वीप है? कौन? बैरन द्वीप। ठीक है, आगे इस पर चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे जहाँ प्रश्न आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बैरन द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह भाग है और यह बहुत सक्रिय है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो सर्वोच्च चोटी क्या है? सैंडल पीक कई बार आपका है वह उत्तरी अंडमान में स्थित है। दक्षिणतम पॉइंट की बात आपने देखी, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और अगर बात करें अंडमान निकोबार से तो यहीं लिख लीजिएगा सब चीज़। यहाँ कई जातियाँ पाई जाती हैं, जैसे सेंटिनेलीज, जारवा, सोम्पेन, अंडमानी निकोबारी, ये यहाँ की प्रमुख जातियाँ हैं, इसको भी याद रखिए। एक ज्वालामुखी यहाँ और है जिसे हम नारकोंडम कहते हैं। ठीक है, और यह किस अवस्था में? सुप्त अवस्था में। इतनी चीज़ आपकी अंडमान निकोबार से हुई। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये सभी आप जानते हैं, अभी चर्चा करेंगे। ऑप्शन ए, बेंगलोर में। बेंगलोर को ही इलेक्ट्रॉनिक, स्पेस एवं विज्ञान सिटी भी कहते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस पर चर्चा हुई है। तो कौन सही है? ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान। सबसे छोटा क्या है? गोवा। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? खासी, मुंडा, भील और बात करें अगर हम तो कौन सी है? थारू। तो यह प्रश्न आप लोग का नहीं गलत होना चाहिए। कौन है जो जनजाति आपको दीपावली को शोक मनाती है? ऑप्शन डी, थारू। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में, उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में निवास करने वाले थारू जनजाति दीपावली पर्व नहीं मनाती। ठीक है, बात इसमें है एक खासी आपको दिया गया है। अगर खासी की बात करें तो ये कहाँ है? गारो, खासी, मिकिर जयंतियाँ, ये 4 पर्वतों के जनजातियों के नाम पर ही पर्वत भी है। कहाँ है? मेघालय में। लिख लीजिएगा आप लोग। मुंडा, बिरसा मुंडा की बात करें, महत्वपूर्ण यह आंदोलन भी आप आधुनिक भारत इसके इतिहास में पढ़े होंगे। तो मुंडा कहाँ से है? झारखंड से। संथाल हो गया, लिख लीजिएगा, संथाल, मुंडा, हो, कोरबा, गोंड, ये सब झारखंड की जनजातियाँ हैं। ठीक है, थारू आपने पढ़ी। भील की जो दिया हुआ है यह मध्य प्रदेश की जनजाति है। भील हो गई, मुंडा मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। मुरिया पंजाब में, सांसी लक्षद्वीप में, वासी, अंडमान निकोबार पे चर्चा हुई, अंडमानी निकोबारी, सेंटलीज, लिख लीजिएगा ये सब। सिक्किम में लेप्चा भूटिया जनजाति पाई जाती हैं। असम में गारो, खासी जयंतिया, दियारा, बोडो, अबोर, लुसाई, मीरी, ये सब असम जब देखेंगे आप तो वहाँ पर्वत है, और मतलब पहाड़ श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। ठीक है, नागालैंड की बात करें तो नागा, कोन्याक, नबुई नागा। मणिपुर की महत्वपूर्ण जनजाति क्या है? कुकी, कई बार पूछा गया है। मिज़ोरम में पावी, मिजो, लाखर, ये सब वहाँ की जनजातियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश में वही मोपा, डफला, मिसमी, ये सब अरुणाचल प्रदेश की जातियाँ हैं। संथाल, लेप्चा, लोधा, ये सब पश्चिम बंगाल की हैं।
तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती, महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। केरल में डाफर, उराली, मोपला विद्रोह आप देखा होगा, केरल में पाई जाती हैं। गुजरात में भी भील पाए जाते हैं, डावला, खारी, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो कोली, खारी, कालबेलिया, कई बार एग्जाम में पूछा है कालबेलिया, ठीक है। मीणा, भील यहीं पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बकरवाल, चौपान। उत्तराखंड में देखेंगे तो ये उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, ठीक है। तो ये सब इतने लगभग हमने सारे जनजातियों की बात की। तो अब इन फ्यूचर कभी जनजाति से बात हो तो हम इसीलिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर रहे हैं, आप इसे लिख जरूर लीजिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, अब देखिए यहीं आ गया आपका, भील राजस्थान आपने पढ़ा, संथाल छत्तीसगढ़, जौनसारी उत्तराखंड, खासी मेघालय। गलत नहीं होना चाहिए, आशा यही करते हैं ऑप्शन सी इसकी सही होगी, ये गलत नहीं होगी। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुवती विवाह की प्रथा को मानता है? तो तमिलनाडु की कौन सी जनजाति, ये तमिलनाडु की जनजाति है जो बहुपति विवाह को मानती है। तो आप इसमें आप जरूर लगा सकते हैं कि तमिलनाडु में हमने अभी ऊपर चर्चा किसकी की, तो ऑप्शन डी टोड, ठीक है। यह नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। नीलगिरी अगर बात करेंगे तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों के मध्य में स्थित है, ठीक है। नीलगिरी की सबसे उच्चतम चोटी की बात करें तो दो बेट्टा। तो जो चीज़ें हमको आती हैं हम आपको उससे शेयर करते रहते हैं, आप उसे ज़रूर लिखिए। निश्चित मानिए कि कभी और टेस्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें याद आएंगी और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये ऊपर चर्चा है, इसमें बहुत नहीं है। गोंड आपने देखा कहाँ है। भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत है, गोमुख, गंगोत्री, तपोवन या विष्णुप्रयाग। तो गंगोत्री, भागीरथी नदी का अगर हम आप देखेंगे तो कहाँ है, ऑप्शन ए गोमुख से। उत्तराखंड के गढ़वाल में गंगोत्री गोमुख हिमनद से निकलती है, हिमनद से निकलती है, मतलब ये पूरा गंगा नदी की बात है, गोमुख से निकलती है, हिमनद से निकलती है, इसी पर बात है। इस पे बहुत महत्वपूर्ण 4 प्रयाग हैं, ठीक है। यह गोमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, तब यह भागीरथी होती है, और उधर से आती है अलकनंदा। ये दोनों जब नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, कहाँ पर, देवप्रयाग में, तभी इसी संयुक्त धारा को आज याद रखिएगा, क्या बोलते हैं हम, गंगा नदी यहीं से उद्गम होती है। तो अब 4-5 प्रयाग अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही चर्चा हम कर लेते हैं। देवप्रयाग आपने देखा कि भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती हैं, जहाँ वो देवप्रयाग वहीं से गंगा बन जाती है, आगे गंगा बनकर निकल जाती है, तो देवप्रयाग, ठीक है। एक भिलंगना नदी है, याद रखिएगा, टिहरी बांध उसी पर स्थित है, बहुत ही विवादित बांध है यह, तो याद रखिएगा भिलंगना नदी पर है, ठीक है। अब अलकनंदा आ रही हैं, अलकनंदा धौली गंगा से मिली तो विष्णुप्रयाग। अब धौली कैसे याद रखेंगे, विष्णुप्रयाग, विष्णु भगवान सांवले थे, धौला कलर को आप ट्रिक मान लीजिएगा, सांवला, तो अलकनंदा धौली गंगा से मिली तो विष्णुप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा जब पिंडार नदी, कर्ण की अगर जन्म की स्थिति आप देखेंगे तो ये मान लीजिए, आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो पिंड से हुआ था। माता कुंती ने उन्हें परित्याग किया था क्योंकि वह सूर्यपुत्र थे और वो समाज के लोग भय से उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दी थी। तो ठीक है, तो अलकनंदा मान लीजिए कर्ण जी कहाँ किससे, पिंड से पैदा हुए, तो अलकनंदा और पिंडार नदी मिलके बनी तो वह कर्णप्रयाग हो गया। अलकनंदा जब मंद मंद मुस्कुराते हुए मंदाकिनी से मिल जाती है तो वह रुद्र रूप धारण कर लेती है, और अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके क्या हो गई, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको नहीं बिसरेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, हमने सारे प्रयागों के बात की, अब ब्रह्मपुत्र की बात आ गई, तो यहाँ ब्रह्मपुत्र के बारे में जो कुछ फैक्ट हम जानते हैं आपसे चर्चा कर देते हैं। तो किस नाम से तिब्बत में जानी जाती है, पद्मा, चकमुंडुंग, हिमजुंग या सांगपो? तो किस नाम से, ऑप्शन डी सांगपो नाम से जानी जाती है। अरुणाचल में विहांत, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना नदी से जानी जाती है, ठीक है। यह क्या करती है कि यह कान्यू झील के ठीक कैलाश श्रेणी की एक यह हिमानी नदी होती है। तिब्बत में सांगपो आपने देखा, यह नामचा बरवा को काटती हुई एक गार्ज बनाती है, ठीक, और यह आगे बढ़ती है, और सुवनसिरी, संकोश, मानस, ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं जो दाहिने तरफ से इसमें मिल जाती हैं। बांग्लादेश में आपने देखा इसे जमुना कहते हैं। जमुना के दाहिने से यहाँ आकर
तीस्ता नदी आकर मिलती है, और जमुना नदी ही आगे जाकर पद्मा, जिसे गंगा नदी कहते हैं बांग्लादेश में, तो ये दोनों नदियाँ मिलकर मेघना नदी से इन दोनों मिलकर कहाँ, मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी से जो बहुत पूछा जाता है कि माजुली द्वीप कहाँ, तो ब्रह्मपुत्र नदी की धारा के मध्य सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली द्वीप, कई बार पूछा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल, या बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। तो नेपाल इसमें दिया हुआ है, जहाँ जहाँ नेपाल होगा वहाँ ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। कौन सी नदी रिफ्त घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, कृष्ण है। रिफ्ट घाटी जो दो पर्वतों के बीच का अभी हमने ऊपर भी देखा था, तो अगर इसमें हम देखेंगे रिफ्ट घाटी में कौन है, तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा क्या है, वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है। यह क्या है, एक प्रायद्वीपी, अगर हम बात करें तो यह एक प्रायद्वीपी नदी है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, पश्चिम वाहिनी नदी है। इसके रिफ्ट घाटी इसलिए बोला जा रहा है कि उसके उत्तर में क्या है, विंध्याचल पर्वत है, और दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है। तो इन्हीं दोनों के बीच में भ्रंश में बहती है नर्मदा नदी। और यह निकलती कहाँ से है, अगर आप देखेंगे तो यह पश्चिम वाहिनी की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। और इस पे कुछ महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे तो बांध बने हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात, नोट कर लीजिएगा, नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर बांध, ये सब कहाँ है, नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है। यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। गंगा का आपने देखा, विष्णु, ब्रह्मपुत्र के बारे में भी चर्चा हो गई। अब दिया हुआ है कृष्णा। कृष्णा क्या है, कृष्णा निकलती है पश्चिम से और बहती कहाँ है, पूर्व की ओर। और पश्चिम में कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर के से निकलती है यह। ठीक है। इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ बहुत हैं, जैसे भीमा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस पर आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो नागार्जुन सागर बांध, लिख लीजिएगा, कृष्ण और अर्जुन का बहुत अच्छा संबंध था, तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ था, कृष्णा नदी पर। कर्नाटक में अलमाटी बांध भी इसी नदी पर बनाया गया था। ठीक है। तो किसकी सहायक नदियाँ, यही चर्चा हुई तो हमने चर्चा कर दी, आगे भी आएंगे तो हम चर्चा करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, गोरखपुर राप्ती नदी, लखनऊ गोमती नदी, सूरत ताप्ती, नासिक नर्मदा। तो इसमें जो सबसे सही है, गलत है इसमें पूछा है, ऑप्शन सी, नासिक नर्मदा नहीं, गोदावरी नदी के तट पर है। और गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो यह प्रायद्वीप की भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसी के पर नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है। इसकी आकार और लंबाई इतनी अधिक है, इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। तो गोदावरी की भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण, यह त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है। और इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं वह कौन सी हैं, इंद्रावती, प्राणहिता, दुधवा, ये सब क्या हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। वेनगंगा, पेनगंगा, तो याद रखिएगा, पंचगंगा, दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी थी, और वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी, गोदावरी की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है, शरावती, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो किस पर है सबसे बड़ा जलप्रपात, आप लोग का यह गलत नहीं होना चाहिए, तो किस पर है, ऑप्शन ए, शरावती नदी पर है। ठीक है। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सा है, शिव समुद्रम। नर्मदा की बात करें तो हमने अभी चर्चा की, धुआंधार जलप्रपात हो गया, कपिलधारा जलप्रपात हुआ, ये सब किस पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उसे आप लिख लीजिएगा, जैसे चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। जोग, ये सब आपने देखा, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी करते हैं, कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है। ठीक है। दूध सागर एक जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, यह किस पर है, मांडवी नदी पर है। कुचिकल जलप्रपात कई बार पूछा गया, वराह नदी पर है। ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात
पूछा गया है आयोग के द्वारा कई बार। इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये सभी मैंने कई पूछ लिए। वेम्बनाड झील है आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, तो सब जानते हैं कहाँ है वेम्बनाड झील, केरल में। झीलों से भी कई प्रश्न कई बार पूछते हैं। तो झील में क्या है, केरल में क्या है, वेम्बनाड झील है, महत्वपूर्ण नदी है। अष्टमुड़ी झील भी यहीं है, पेरियार झील भी केरल में ही है, ठीक है। अब तमिलनाडु में अगर झीलों की बात करें तो यहाँ झीलें बहुत कम हैं। झीलों का जो बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है वह है लोकटक झील, कहाँ है, मणिपुर में है। उमियम झील महत्वपूर्ण पूछा जाता है, मेघालय में है। नल सरोवर नारायण सरोवर झील कहाँ है, गुजरात में है। जम्मू कश्मीर की सभी नदियाँ महत्वपूर्ण है, जैसे वूलर झील, डल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ठीक है। महाराष्ट्र में पवई झील, लोनार झील, सलीम अली सरोवर। उड़ीसा का महत्वपूर्ण झील है, आप जानते हैं, चिल्का झील। एक पुलिकट झील है जो 2 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, कई बार एग्जाम में पूछा है। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलें जैसे भीमताल, सात ताल, खुरपाताल, जिसमें ताल है, सब कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इतने झीलों की बात कर ले। अगर आपको नहीं है, खारे पानियों की बात करें तो सांबर झील, डिडवाना झील, ये सब राजस्थान में है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा। पूछा एक, मैंने एक्सप्लेनेशन में कई झीलों की चर्चा कर दी, तो आशा करता हूँ आपने नोट किया होगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो कौन सी है, ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में जो मानसून आता है वो दो, एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून जिससे ही लगभग सारी बरसात होती है गर्मियों के मौसम में। 2 शाखाएं बनती है, एक बंगाल की खाड़ी में, एक अरब सागर की खाड़ी में। जब ये आती हैं बीच से बंगाल की खाड़ी से होते हुए, वहाँ बंगाल की खाड़ी में समुद्र से ये लोग वाष्पन लेकर फिर भारत के पूर्वी क्षेत्र में खूब वर्षा करती हैं। जैसे मानस राम आपने सुना होगा, विश्व में सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में वर्षा होती है। और एक पश्चिम अरब सागर से निकलती है, लेकिन वृष्टि छाया प्रदेश पड़ने से, यानी कि पहाड़ों के पूरब में जो वर्षा नहीं होती उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इधर ज़्यादातर यही होती हैं, समानांतर बह के ऊपर निकल जाती हैं। ठंडियों में क्या होती है कि उत्तरी पूर्वी मानसून जब चलता है तो बरसात नहीं होती है, लेकिन जब यह उत्तरी पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से होकर वापस जाता है तो बंगाल की खाड़ी से यह एब्जॉर्बेशन लेकर फिर तमिलनाडु के क्षेत्र में ठंडियों के समय में बढ़िया बरसात कर देता है, ठीक है। तो यही कारण है कि तमिलनाडु और इन सब क्षेत्रों में ठंडी में वर्षा होती है, और कुछ पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में भी ठंडी के समय में वर्षा होती है। तो ये प्रश्न जरूर हर बार पूछे जाते हैं, तो अब गलत मत करिएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, ऊपर चर्चा हो चुकी, कौन से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से ज़्यादातर। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है कहलाती है लाल मृदा, काली, लेटेराइट या जलोढ़। अगर आप मृदा की बात करेंगे तो मृदा भारत, पहले ये जान लीजिए कि कौन सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, वो कौन है, काली मिट्टी। काली मिट्टी, अगर आप मिट्टी के परिप्रेक्ष्य में भारत की बात करेंगे तो मिट्टी भारत के अगर देखेंगे तो 8 वर्गों में विभाजित है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय व क्षारीय मिट्टी, पीट या जैविक मिट्टी। पीली लाल मतलब वही है कि लाल मिट्टी जब जल अवशोषित कर लेती है तो वो पीला दिखने लगता है। सबसे बड़ा अगर समूह है मिट्टियों का, सबका तेजी से चर्चा कर लेता हूँ, तो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि भारत के लगभग 43% क्षेत्र पर इसका क्षेत्रफल है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से जो मिट्टी लाई गई है उससे बनाई हुई यह जलोढ़ मिट्टी होती है। यह भी कई खंड में बटी है, जैसे खादर और बांगर। खादर क्या होती हैं, जो नवीनतम मिट्टियाँ होती हैं जो हर साल बाढ़ के द्वारा लाई जाती हैं, जबकि बांगर मिट्टी क्या होती हैं, पुरानी मिट्टी होती हैं, यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। अब काली मिट्टी की बात करें तो यह जो ज्वालामुखी उद्वहन हुआ था उसके उपरांत ये मिट्टियाँ बनी हैं, ठीक है। काली मिट्टी से खूब पूछा जाता है प्रश्न, इसे रैगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, कपास की खेती के लिए, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें दरार पड़ जाता है जब अपनी स्वतः जुताई की मिट्टी भी इसे कहते हैं, किसको, काली मिट्टी को ही कहा जाता है। और ये सब ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। लाल मिट्टी की बात करें
तो इसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और लाल मिट्टियों की क्या है खासियत, यह है कि इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा भारतीय प्रायद्वीप में खूब पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो यहाँ जहाँ बहुत अधिक बारिश होती होगी वहीं लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और बारिश अधिक होने का मतलब कि इस मिट्टी में काफ़ी चाय, काजू, रबर आदि खेती इसमें की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फसल चक्र आवश्यक है। पादप में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु या मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो क्या है, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती। जितनी अच्छी तरीके से अगर आप खेती का समयानुसार करेंगे उतना मिट्टी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ेगी और उपज क्या होगा कि अधिकतम होगा। यही कारण है कि पंजाब वगैरह क्षेत्र में कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादकता उनकी होती है। ठीक है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भारत गवर्नमेंट भी कई प्रयास कर रही है इस पर, और यही है, मृदा अपरदन की वजह से काफ़ी बाढ़ की संभावना भी होती है। भूस्खलन, चंबल जैसी नदियां जो हैं कि गाज का निर्माण, मतलब आप देख रहे हैं चंबल का क्षेत्र कितना बीहड़ हो रहा है, अपरदन का ही समस्या है। तो मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है? अति चराई द्वारा, ये निगेटिव परिणाम है, गलत है। वनस्पति के उन्मूलन द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि नहीं, पेड़ों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन सी, वनरोपण द्वारा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ होती है? अपने उत्तर प्रदेश में। भारत में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश। नहरों द्वारा कहाँ सबसे अधिक होती है? तीनों लिख लीजिए, इसमें है पंजाब। तथा तालाबों द्वारा सर्वाधिक कहाँ होती है? तमिलनाडु। तो एक प्रश्न यहाँ से जरूर कभी न कभी पूछ लिया जाता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। अब नहर की बात आई कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है गांधी सागर बांध, भाखड़ा नागल बांध, और क्या है आपका हरके बैराज, और आया है आपका अगला है गोविंद वल्लभ सागर। ठीक है। तो कहाँ है यह, इसी के बारे में पूछा गया है। तो इसका उद्गम स्थल है ऑप्शन सी, हरके बैराज। इसमें दिया है भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी व्यास एवं सतलज नदी के संगम के निकट बनाए गए हरके बैराज से निकलकर राजस्थान में लगभग 700 किलोमीटर के क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है। अब सतलज क्या है? सतलज की अगर बात करें तो ये सब क्या है? सिंधु की सहायक नदी है सतलज। ठीक है। आप अगर देखेंगे तो सबसे उत्तर में क्या है? झेलम, सिंधु की सहायक नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये पांचों नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, सब सिंधु की सहायक नदी हैं। अब इसमें कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे झेलम, यह वेरीनाग यानी शेषनाग झील से निकलती है, और झेलम पर जो है इसका सहायक नदी चेनाब नदी है। झेलम पे 2 परियोजना महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में है, तुलबुल परियोजना और उरी का अटैक जो हुआ था, उरी परियोजना। फिर चिनाब नदी है, उत्तर से दक्षिण क्रम भी कई बार पूछा गया है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये उसका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। चिनाब नदी क्या है? यह चंद्रभागा 2, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चंद्रभागा नदी नाम की 2 सरिताओं से मिलकर चिनाब नदी का निर्माण हुआ है। यह चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई जम्मू कश्मीर में यह चिनाब नदी से नाम से प्रवेश करती है। ठीक है। अगर चिनाब पर प्रमुख जल परियोजना की बात करें तो सलाल परियोजना, बगलियार परियोजना और दुलस्ती बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम यहाँ चर्चा सारा कुछ करते हुए चलते हैं। फिर बात आती है रावी, यह भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इस पर भी प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे थीन परियोजना और चमेरा परियोजना, ये किस पर है? रावी नदी पर। व्यास नदी की बात करते हैं तो इसी पर, अगर ये जो अभी आपने प्रश्न पढ़ा इसीलिए इतना आपको भूमिका हमने बनाया कि इसकी भी उत्पत्ति व्यास नदी की रोहतांग दर्रे के पास से ही होती है। और हरके नाम स्थान पर व्यास और सतलज नदी का संगम होता है, इसे हरके बैराज से, यहीं पर भारत की सबसे लंबी नदी, यही जो प्रश्न है क्या है कि इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। ठीक है। अब पोंग परियोजना जो है व्यास नदी पर बनाई गई है। फिर आती है बात सतलज की। तो सतलज नदी की अगर हम बात करें तो सतलज नदी जो है वो मानसरोवर, राकसताल, तिब्बत से निकलती है। ठीक है। तो सतलज नदी से यह महत्वपूर्ण है। ठीक है। कुछ
और नदियाँ जैसे भाखड़ा नागल बांध आपने सुना होगा, भाखड़ा नागल बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो यह सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। तो सरदार सरोवर किस पर बनाया जा रहा है? आपका ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। इस पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? अब तो आपको फ़ायदा समझ में आ रहा होगा हमने इतना क्यों चर्चा किया, तो आप इस पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लिख देंगे कि ऑप्शन ए पंजाब। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? ऊपर हमने चर्चा किया था। तो हीराकुंड नदी किस पर है? शिवनाथ महानदी, नर्मदा, सोन किस पर है? महानदी। ऑप्शन सी उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। ठीक है, हमने चर्चा अभी ऊपर की थी, इसीलिए यहाँ एक्सप्लेन बहुत नहीं कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़े बनाए, आप ऊपर दिया है आपका हीराकुंड परियोजना, हल्दिया रिफाइनरी, तारापुर परमाणु केंद्र या कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ। अगर एक्सप्लेनेशन आपने सही से देखा होगा तो एक भी नहीं गलत होगा। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? उड़ीसा। तारापुर परमाणु केंद्र आप सभी जानते हैं कहाँ है? महाराष्ट्र। कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ है? आपकी कर्नाटक में। और हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ए का 2 एक ही है, ए का 2 हो गया, ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? महत्वपूर्ण बात है यह। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और 1948 में जब दामोदर घाटी परियोजना की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, उसी समय यह चीज़ें आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्षेत्र हैं कुछ, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश। तो तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम राणा प्रताप सागर। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर। यह कहाँ है? आप अगर देखेंगे तो ये राजस्थान। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? कई बार पूछा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी। तो ये कहाँ से हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया। अभी पीसीएसजे के एग्जाम में डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया था। जबकि हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के कारण भारत में सर्वाधिक उत्पादन में वृद्धि गेहूं की फसल में हुई थी। हरित क्रांति का उद्देश्य यही था कि अधिक उपज हो। ठीक है, उसमें हर टेक्निक का प्रयोग करते थे। उसका परिणाम हालांकि बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन ये था कि उपज बहुत हुई थी। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हरित क्रांति से। श्वेत क्रांति आप जानते हैं दुग्ध से संबंधित है। पीली क्रांति आप जानते हैं कि सरसों की खेती से है। नीली क्रांति आप जानते हैं कि मत्स्य या समुद्र की क्षेत्र से। तो ये सभी चीज़ें हैं, इस पर हमने चारों पर चर्चा कर ली। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या केरल। तो आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। हर साल ये आता है। आप जब भी ये प्रश्न करें इन सब के तो करंट से इकोनॉमिकल देख कर किया करिए, हर साल बदलता रहता है। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम। तो कर्नाटक सबसे अधिक करता है। कई प्रकार के रेशम होते हैं, जैसे टसर रेशम की बात करें तो झारखंड में आप देखेंगे होगा। ठीक है, असम में भी रेशम की कई क्वालिटी है, मोगा रेशम, ये सब। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से। तो कहाँ से होता है? आप सभी जानते हैं, सेंटर भी है। कहाँ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से। झूमिंग अथवा स्थानांतरित पद्धति किससे संबंधित है? यह एक खेती है, मतलब कृषि की जाती है। जंगल काटकर खेती करना, जैविक खाद का अधिक प्रयोग, सामाजिक वानिकी या सिंचाई। तो जैविक खाद का अधिक प्रयोग वहाँ होता है जहाँ जैविक खेती होती है। ठीक है, जैसे सिक्किम राज्य जैविक खेती करने में महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया खूब खेती कर रहा है। तो ऑप्शन ए जंगल काट कर खेती करना। ये क्या करते हैं कि एक जगह रहते हैं, वहाँ 2-3 साल खेती करते हैं जंगलों को काट कर,
फिर जब वो अनुपजाऊ होने लगती है तो वहाँ उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, वर्तमान में पहले पर है। तो ये उस समय पूछा गया, अभी उसमें भी है। तो ये आप याद रखिएगा, ये चीज़ें हर साल बदलती हैं, तो इस पर मेरे उत्तर गलत भी और सही दोनों हो सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से आपको हमने चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि भारत के श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1973 में अगर देखेंगे आप तो लगभग 1973 के आसपास ही हुई थी। दुग्ध से संबंधित श्वेत क्रांति को माना जाता है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का पिता किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु इनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र है कौन? कुडप्पा, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना, विंध्य तंत्र। तो कौन है सबसे अधिक? ऑप्शन बी, धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र ऐसा है जो कर्नाटक, याद रखिएगा, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से संबंधित है यह। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? धारवाड़। ठीक, यहाँ सोना वगैरह भी खूब पाया जाता है। विंध्य तंत्र की बात करें तो विंध्य श्रेणी की अगर हम बात करें, सबसे पुरानी अगर देखेंगे तो आर्कियन चट्टानें होती हैं। ठीक है, यह सबसे प्राचीन और मूलभूत चट्टान होती हैं। इससे नीस, ग्रेनाइट या शिष्ट प्रकार की चट्टानें भी करते हैं। ये रवेदार चट्टानें होती हैं। ठीक है, धारवाड़ की बात करें तो यह प्राचीनतम परतदार चट्टान होती है जो आर्कियन चट्टान के परत के अपरदन के बाद ही यह होती है। इसकी विशेषता क्या है कि खनिज संसाधन के मामले में बहुत है। यहाँ लोहा, सोना, मैग्नीज आदि का भंडार है। कुडक्का कम की चट्टानों की बात करें तो यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ज़्यादातर यह कहाँ फैली हुई है? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर बना है। ठीक है, यहाँ क्या मशहूर है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस। विंध्य क्रम की चट्टानों की बात करें तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में, कर्नाटक के गोलकुंडा जिले में इसी श्रेणी में क्या मिलता है? हीरे की खानें मिलती हैं। लाल बलुआ पत्थर से कौन से, ये इसी में लाल बलुआ पत्थर विंध्य क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं, जिससे क्या बना है? सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमने सभी क्रम के चट्टानों के बारे में आपसे चर्चा कर ली। गोंडवाना तंत्र जो है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो जो प्राचीन काल के वृक्ष आदि थे वो सब क्या है कि एक समय बाद जमीन में धंस के सड़ गल गए। बाद में अत्यधिक ताप और दाब के कारण यह किस रूप में बदल गए? कोयला। तो कोयला कहाँ पाया जाता है? लगभग 90% कोयला इन्हीं चट्टानों, गोंडवाना लाइन की चट्टानों से मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला डीला की खान किस खनिज से संबंधित है? लोह अयस्क, कोयला, मैग्नीज अयस्क या अभ्रक। तो किसके लिए है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में है और यह लौह अयस्क के लिए मशहूर है। भिलाई इस्पात संयंत्र लोहा, रूस के सहयोग से यह बनाया गया था। ठीक है, भारत इसमें सबसे बड़ा उत्पादक है हीरो का, लौह अयस्क का, अभ्रक का या टंगस्टन का। तो किसका है? अभ्रक का है। अभ्रक एवं थोरियम के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। गुजरात में स्थित अकलेश्वर की प्रसिद्धि का कारण है पेट्रोल के भंडार के लिए, गैस उत्पादन के लिए, तांबे के उत्पादन के लिए या सोने के उत्पादन के लिए। तो कौन है? ऑप्शन ए, पेट्रोल के भंडारण के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई, असम में नूनामती एवं डिगमोई भी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोने का उत्पादन आपने देखा कर्नाटक में सबसे अधिक हुआ। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है, करनाल में है, मैसूर में है, लखनऊ। कहाँ है यह? ऑप्शन सी, मैसूर में। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो आप सभी जानते हैं, राजमार्ग के लिए है। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती हैं वे हैं पाक खाड़ी और पाक जल संधि, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, कुमार अंतरीप और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और आप पाक। ऑप्शन डी, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। यह प्रश्न किसी का नहीं गलत होना चाहिए। अप्सरा, कामनी, रोहिणी या रोसी। तो क्या था? ऑप्शन ए, अप्सरा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, पोर्ट ब्लेयर में। तो कहाँ है? ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो ये आपके ज्योग्राफी के आज सारे प्रश्न हुए। कितना आपने स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन कैसे रहा वो भी बताइएगा और सबको फ़ायदा हो इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।